मिन जिनयांग, जो एक चीनी खुफिया अधिकारी थे, न्यूयॉर्क चले गए और वहां अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा कार चोरी गिरोह खड़ा कर लिया। वे खासकर लग्जरी गाड़ियां चुराते थे। आमतौर पर चोरी की गाड़ियां मिल जाती हैं, भले ही कुछ पुर्जे गायब हों, लेकिन यांग और उसके साथियों ने हजारों गाड़ियां चुरा लीं और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ये गाड़ियां कहाँ गईं? ये गिरोह चीन से अमेरिका क्यों आया? एक चीनी खुफिया अधिकारी न्यूयॉर्क में गाड़ियां क्यों चुरा रहा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें। न्यूयॉर्क शहर आज भी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। कुछ अध्ययनों के अनुसार इसे पृथ्वी पर सबसे शानदार शहर माना जाता है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों के पास आमतौर पर शानदार और महंगी कारें होती हैं। न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका में हाई एंड कारों की सबसे बड़ी संख्या है। 1999 में कार चोरी की एक बड़ी लहर ने न्यूयॉर्क को अपनी चपेट में ले लिया। सोचिए, सिर्फ 1.5 महीने से भी कम समय में 48 हाई एंड गाड़ियां चोरी हो गईं और ये गाड़ियां कुछ ही सेकंडों में गायब हो गईं। ये चोरी बहुत तेजी से और चुपचाप हुई। चोर ने आराम से कार का दरवाजा खोला, उसे स्टार्ट किया और निकल गया। गिरोह शहर के किसी खास इलाके को नहीं चुनता था। वो गाड़ियां चुराने के लिए मॉल, पार्किंग लॉट और हर जगह जाते थे। असल में ये सभी गाड़ियां दोबारा कभी नहीं मिलीं। आमतौर पर चोरी की गाड़ियों को उनके महंगे पुर्जों के बिना पाया जाता है, क्योंकि चोर उन्हें बेच देते हैं। लेकिन इस गैंग द्वारा चुराई गई गाड़ियां गायब हो जाती थीं और पुलिस को उनका कोई सुराग नहीं मिलता था। तो सवाल ये है कि चोरी के बाद ये चोर इन गाड़ियों का क्या करते थे? वे उन्हें कहाँ ले जाते थे? इन सवालों ने पुलिस को उलझन में डाल दिया और उन्हें ये विश्वास हो गया कि गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के लिए न्यूयॉर्क में सबसे उपयुक्त जगह ब्रुकलिन का पोर्ट था। न्यूयॉर्क पुलिस की एक टीम, खासकर कार चोरी जांच विभाग की टीम, ब्रुकलिन के पोर्ट पर जांच करने गई, लेकिन उन्हें चोरी की गाड़ियों से जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। इससे उन्हें लगा कि वे किसी बड़े संगठन, शायद संगठित अपराध से जुड़े गिरोह से निपट रहे हैं। मगर असल में इन सारे कारनामों के पीछे का असली दिमाग कोई अमेरिकी नहीं था, वो था मिन जिनयांग, एक चीनी व्यक्ति। चौंकाने वाली बात यह थी कि मिन जिनयांग चीनी सेना का पूर्व खुफिया अधिकारी था और अकेले न्यूयॉर्क में हजारों लग्जरी कारों को चुराने का जिम्मेदार था। उसने इन कारों से $40 मिलियन कमाए, जो आज के समय में $75 मिलियन के बराबर है। सवाल यह है कि उसने इतना बड़ा कारनामा कैसे कर लिया? इसका जवाब जानने के लिए आइए पहले मिन जिनयांग के बारे में और जानते हैं। मिन जिनयांग एक चीनी खुफिया अधिकारी थे, जिन्हें 1990 में रिटायर्ड किया गया था। इसके बाद वे शंघाई चले गए, जो एक अमीर शहर था जहां लग्जरी कारों की भारी मांग थी। लेकिन चीन में ऐसी कारों को बेचना गैरकानूनी था। यहीं मिन जिनयांग को एक अवसर दिखा। उन्होंने शंघाई के गैंग्स से संपर्क किया और उनमें से एक गैंग के लीडर को एक बिजनेस डील की पेशकश की। मिन ने उन्हें बताया कि वो सेना में खुफिया अधिकारी थे और उनके पास तस्करी का अनुभव है। उन्हें पता है कि ये कैसे काम करता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को कैसे चकमा दिया जाता है। उन्होंने गैंग लीडर को विश्वास दिला दिया कि वो उन्हें बाहर से कारें लाकर देंगे और गैंग लीडर अपने नेटवर्क के जरिए उन्हें चीन में बेच सकता है। गैंग लीडर को ये आइडिया पसंद आया, क्योंकि उन्हें पता था कि चीन में कारें बहुत महंगी हैं। वो $1 लाख की एक कार बाहर से लाकर चीन में $2 लाख में बेच सकता था, यानी ये काफी मुनाफे वाला बिजनेस था। मिन जिनयांग ने गैंग लीडर के साथ 40-60 के मुनाफे के बंटवारे का सौदा किया। गैंग लीडर ने मिन को अपना गिरोह खड़ा करने और न्यूयॉर्क शहर में कार चोरी का अपना ऑपरेशन शुरू करने के लिए $500,000 दिए। मिन जानते थे न्यूयॉर्क उनके मिशन के लिए सबसे सूटेबल जगह होगी। वहां हर तरह की लग्जरी कारें मौजूद थीं और अमीरों की भरमार होने के कारण इन गाड़ियों की तादाद भी काफी थी। मिन को मिले $5 लाख लेकर वह न्यूयॉर्क पहुंचे और अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। मिन ने अपने पुराने अनुभवों का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने फर्जी पहचान के जरिए कैनी नाम से अमेरिका में प्रवेश किया और खुद को एक मुश्किलों से जूझते इमिग्रेंट के रूप में पेश किया। अमेरिकी समाज में घुलने मिलने को मिन ने अपना पहला लक्ष्य बनाया। वो लोगों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि वो एक आम आदमी है। वो एक पुरानी निसान अल्टिमा चलाते थे ताकि कोई भी उन्हें अमीर न समझे। मिन अपने साथ पॉय चाओ नाम के एक आदमी को भी लाए थे, जो उनके सहयोगी और दाहिना हाथ था। मिन और चाओ का पहला काम था एक गोदाम ढूंढना।
जहां वो चोरी की कारों को चीन भेजने से पहले रख सकें। लेकिन गोदाम को कुछ शर्तें पूरी करनी थीं। पहली, किसी भी पुलिस स्टेशन से दूर हो, और दूसरी, शांत इलाका हो जहां ज्यादा परेशानी या अपराध ना हो, यानी ऐसी जगह जहां पुलिस और सिक्योरिटी पर्सनल ज्यादा न घूमते हों। न्यूयॉर्क में ऐसी शांत और साफ जगह ढूंढना मुश्किल था, क्योंकि यह शहर अपराध के लिए जाना जाता है। हफ्तों की खोज के बाद मिन और चाओ को एक उचित गोदाम मिला। अब इसे किराए पर लेने के लिए उन्होंने एक गुमनाम कंपनी बनाई। गुमनाम कंपनी बनाने का कारण यह था कि अगर कभी कंपनी की जांच होती है तो वह मिन से जुड़ी नहीं होगी। वह खुद को अलग रखना चाहता था, ताकि अगर चीजें बिगड़ जाएं तो वह सुरक्षित रह सके। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए मिन को एक टीम की जरूरत थी। उन्होंने भरोसेमंद चीनी लोगों को काम पर रखा, और सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने आसपास रखा क्योंकि वो सिर्फ उन पर ही भरोसा कर सकते थे और उनकी वफादारी को लेकर आश्वस्त थे। इसलिए गोदाम में सबसे पहले उन्होंने उसे खाने की चीजों के भंडार की तरह दिखाने का काम किया। उन्होंने सामने खाने के डिब्बे रख दिए, ताकि अगर कोई भी गोदाम को देखे तो उसे तुरंत लगे कि यह किसी फूड कंपनी का गोदाम है। उन्होंने जो चीजें रखीं ज्यादातर सूखी और पैक की हुई थीं, ताकि उन्हें लंबे समय तक फ्रिज में रखा जा सके। इसके बाद उन्होंने गोदाम के चारों ओर निगरानी कैमरे लगा दिए और हर गली के कोने को अपनी निगरानी में रखा। पहला काम पूरा करने के बाद मिन और उनका गैंग अगले चरण यानी कार चोरी के लिए तैयार थे। हालांकि मिन को कार चोरी का कोई अनुभव नहीं था और वो सीधे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक अनुभवी कार चोर को ढूंढकर अपने लिए काम करवाने का फैसला किया। वो कार गैरेज और कार नीलामी स्थलों पर जाने लगे और कई लोगों से मुलाकात की। आखिरकार उन्हें डीन नाम का एक शख्स मिला जो चोरी की कारों का माहिर था। मिन की मुलाकात डीन से क्षतिग्रस्त वाहनों की नीलामी में हुई। मिन ने डीन को बताया कि वो उसके साथ मिलकर चोरी का पूरा ऑपरेशन चलाना चाहते हैं। इसका मतलब था कि डीन को खुद कारें चोरी करनी थीं या फिर किसी और को इसकी जिम्मेदारी देनी थी। अपने अनुभव के चलते डीन के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। डीन को कई अन्य चोर जानते थे जो उसके साथ मिलकर काम कर सकते थे। डील ये थी कि मिन सिर्फ डीन से बात करेगा और डीन चोरों से। मिन खुद को जितना हो सके चोरी से दूर रखना चाहता था। वो गुमनाम रहना चाहता था और डीन के जरिए चोरी चलाना चाहता था। डीन का इसी धंधे का एक दोस्त था जिसका नाम मारियो लोपेज था। डीन को उस पर पूरा भरोसा था। कार चोरी में वो डीन से भी बेहतर था। इसलिए जब मिन ने डीन को डील ऑफर की तो सबसे पहले डीन के दिमाग में मारियो ही आया। डीन ने मारियो से मुलाकात की और बताया कि वो एक ऐसे शख्स के लिए काम कर रहा है जो उनकी चोरी की कोई भी कार खरीदने को तैयार है। उसने कहा कि वो सब संभाल सकता है। ये ऑफर किसी भी कार चोर के लिए लुभावना था, क्योंकि चोरी के बाद कार को बेचना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर उन्हें पहले से ही खरीदार मिल जाए तो पूरा ऑपरेशन आसान हो जाता। इसलिए डीन ने काम करने के लिए अपनी सहमति जताई। मारियो भी अकेले कार नहीं चुराता था। वो पहले चुनी हुई कार को निशाना बनाता, उसका दरवाजा खोलता, उसकी सुरक्षा प्रणाली को बाईपास करता और चोरी के लिए तैयार करता। फिर वो किसी और को बुलाता जो कार को चुराकर गुप्त स्थान तक ले जाता। मिन ने डीन को चोरी का ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया और उसे एक खास तरह की कारों को निशाना बनाने के लिए कहा। उन्होंने सिर्फ लग्जरी गाड़ियां चुराने को कहा। डीन ने आदेश मारियो को दिया, जिसने अपने चोरों के नेटवर्क को चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने उन जगहों को निशाना बनाया जहां आमतौर पर अमीर लोग रहते थे, जैसे महंगे मॉल, आलीशान घरों वाली रिहायशी गलियां और कभी कभी पार्किंग स्थल भी। पूरी चोरी की प्रक्रिया ही मारियो की क्षमताओं और कौशल पर निर्भर करती थी। वह एक सच्चा कलाकार था जो कहीं भी और कभी भी कोई भी कार चुरा सकता था। एक बार लक्षित कार चुनी जाने के बाद मारियो ताला तोड़ने के बजाय सीधे दरवाजे के पास जाता, शीशा तोड़ता और खिड़की से अंदर घुस जाता। अगर कार का ताला टूट जाता तो कार का कंप्यूटर बंद हो जाता और फिर उसे स्टार्ट करना असंभव हो जाता। मारियो का एक सबसे महत्वपूर्ण कौशल कार के सुरक्षा सिस्टम को बाईपास करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करना था। वह अपना लैपटॉप कार के कंप्यूटर से जोड़ता और उसे रीप्रोग्राम करता, जिससे कार सामान्य चाबी से स्टार्ट हो जाती। मारियो इस काम में इतना माहिर था कि वह इसे 1 मिनट से भी कम समय में कर सकता था। कार की सुरक्षा प्रणाली निष्क्रिय होने के बाद मारियो अपने आदमियों में से किसी को बुलाता और उन्हें कार को सुरक्षित जगह ले जाने के लिए कहता। वो कार को किसी ऐसे अच्छे इलाके की पार्किंग लॉट में ले जाते थे
जहां बहुत सारी लग्जरी कारें खड़ी होती थीं। इससे चोरी की गई कार किसी का ध्यान नहीं खींचती थी। ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि इतनी महंगी कारों में आमतौर पर जीपीएस डिवाइस लगे होते हैं, और क्योंकि यांग हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था, इसलिए उसने चोरों को निर्देश दिया कि वो कारों को उन सुरक्षित जगहों पर ले जाएं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन करें, जीपीएस डिवाइस निकाल कर फेंक दें। मान लीजिए कि डिवाइस पहले ही सक्रिय हो चुका है, या शायद कार मालिक को पता चल गया हो कि उसकी कार चोरी हो गई है और उसने डिवाइस को सक्रिय कर दिया और फिर पुलिस को सूचित कर दिया। इस मामले में चोर चोरी की कार को उन्हीं लग्जरी कारों के बीच पार्किंग लॉट में खड़ी कर देता है और उसे 2 दिनों के लिए वहीं छोड़ देता है। अगर कार 2 दिन तक अपनी जगह पर खड़ी रहती है तो इसका मतलब है कि पुलिस उसकी तलाश नहीं कर रही है। उस समय चोर वापस जाता है और कार ले जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका कोई पीछा नहीं कर रहा है। ये सभी यांग के निर्देश थे। यह शख्स वाकई बहुत ही चालाक था। जाहिर तौर पर एक खुफिया अधिकारी के रूप में उसका अनुभव बहुमूल्य था, और यही कहानी में साबित होगा। यांग डीन को कहता था कि वह चोरों के इस समूह को आदेश दे कि वे कार को लाकर गोदाम से कुछ ही ब्लॉक दूर पार्क करें। यांग नहीं चाहता था कि गोदाम की लोकेशन किसी को पता चले। सिर्फ डीन और उसका दोस्त मारियो को ही इसके बारे में पता था, जो चोरों को मैनेज करते थे। चोर कार को गोदाम से कुछ दूरी पर छोड़ देता था, फिर डीन वहां से कार को गोदाम ले जाता था। लेकिन यांग एक आखिरी जांच करना चाहता था, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पुलिस गाड़ियों का पीछा नहीं कर रही है। उसने डीन को गोदाम के चारों ओर घूमने का आदेश दिया। अगर कोई कार उसी दायरे में घूम रही थी जिसमें वो घूम रहा था, तो इसका मतलब होता कि उसका पीछा किया जा रहा था। निगरानी 2 तरीकों से की गई थी। पहला, गोदाम के बाहर लगे सुरक्षा कैमरों के जरिए सड़क पर नजर रखी जाती थी कि कोई कार तो डीन का पीछा नहीं कर रही है। दूसरा तरीका ये था कि एक दूसरी कार बड़े इलाके में चक्कर लगाती रहती थी ताकि पुलिस आने पर उसे तुरंत पता चल सके। जब यांग को लगा कि स्थिति सुरक्षित है और कोई खतरा नहीं है, तो उसने गाड़ी को गोदाम में लाने का आदेश दिया। उसने ये सारी सावधानियां और सुरक्षा उपाय इसलिए किए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। एक बार जब कार गोदाम में आ जाती है तो चीनी टीम की बारी होती है। उनका काम शिपिंग के लिए गाड़ी को तैयार करना है। यांग चाहता है कि ये कार चीन में बिल्कुल नई जैसी हालत में पहुंचे, मानो अभी अभी शोरूम से निकली हो। चीनी टीम गाड़ी की जांच करती है और जो जरूरी है उसे ठीक करती है। वे ताले ठीक करते हैं, नई चाबियां बनाते हैं और कार के कंप्यूटर को रीप्रोग्राम करते हैं। जब चीनी टीम गाड़ी पर काम खत्म कर देती है और उसे बिल्कुल नई जैसी बना देती है, तो उसे चीन भेजने का समय आ जाता है। ये चोरी की हुई कारों को पहले से लाए गए कंटेनरों में लोड करते हैं, फिर कंटेनर के वजन को मापते हैं और शिपमेंट के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं। ये फर्जी दस्तावेज दिखाते हैं कि कंटेनर में भोजन है और उस भोजन का वजन कारों के वजन से मेल खाता है। उनका काम बारीकी से किया जाता था ताकि किसी को शक न हो। कंटेनर के गोदाम से निकलने के बाद क्या आपको लगता है कि यह सीधे बंदरगाह पर जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यांग जानता था कि चोरी बढ़ने के बाद पुलिस बंदरगाहों और कंटेनरों की तलाशी लेगी और उन पर नजर रखेगी। इसलिए उसने अपनी टीम को कारों को सबसे दूर के बंदरगाह से शिप करने का निर्देश दिया। पहले वो कंटेनर को न्यू जर्सी ले जाते थे, जो न्यूयॉर्क के पास का एक राज्य है। वहां से कंटेनर को ट्रेन में लोड किया जाता था, जो पूरे देश में घूमकर कैलिफोर्निया पहुंचती थी, जो न्यूयॉर्क से सबसे दूर पश्चिमी छोर पर स्थित है। यांग ये सब सिर्फ पुलिस से बचने के लिए नहीं कर रहा था। कैलिफोर्निया के बंदरगाह चीन के करीब थे, क्योंकि यह अमेरिका के पश्चिमी छोर पर है। इसलिए उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए। कैलिफोर्निया के एक बंदरगाह पर कंटेनर को सामान्य फूड कंटेनर के रूप में जहाज पर लोड किया जाता है, लेकिन फिर भी एक अतिरिक्त सुरक्षा परत है। कंटेनर को ले जाने वाला जहाज चीन नहीं जा रहा है, यह दूसरी दिशा में जा रहा है। लेकिन रास्ते में वे एक दूसरे जहाज से मिलते हैं और गुप्त रूप से कंटेनर को दूसरे जहाज पर लोड कर देते हैं, जो चीन की ओर जाता है। और दूसरे जहाज के मालिक कंटेनर की असली सामग्री को जानते हैं। उनके पास कारों का विस्तृत विवरण भी है। इस तरह यांग ने 5 साल तक अपना गिरोह चलाया। यांग और उसका गिरोह न्यूयॉर्क से हजारों कारें चोरी करने में सफल रहे, लेकिन पुलिस हैरान थी। वे न तो उन्हें पकड़ पाए और न ही ऐसा कोई सबूत ढूंढ पाए जो उन्हें यांग के गिरोह तक ले जा सके। चोरी की गई कारों की भारी संख्या और लाखों डॉलर के मुनाफे के बावजूद चीन में इन गाड़ियों की मांग कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ती ही जा रही थी। इससे यांग की और गाड़ियां चुराने की क्षमता कम पड़ रही थी।
कारों के निर्यात को बढ़ाने के लिए उन्होंने कार डीलरशिप को निशाना बनाना शुरू किया, जहां एक बार में कई कारें चुराने का मौका था। यांग ने डीन और उसके दोस्त मारियो को कार डीलरशिप को निशाना बनाने का आदेश दिया। मारियो ग्राहक बनकर एक कार डीलरशिप पर गया, मानो वह कार का टेस्ट ड्राइव लेने आया हो। सेल्समैन से बात करते हुए उसने देखा कि वह कार की चाबियां कहाँ रखता है। मैनेजर के ऑफिस के अंदर दीवार पर लगी एक बॉक्स। फिर उसने सेल्समैन को धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ दिनों के बाद डीलरशिप बंद होने के बाद मारियो देर रात लौटा। उसने अंदर घुसकर सीधे मैनेजर के ऑफिस की ओर रुख किया, खासकर कार की चाबियों के बॉक्स के पास। उसने वहां मौजूद सभी लग्जरी कारों की चाबियां लीं, जबकि उसके दोस्त बाहर उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। मारियो ने अपने साथियों को इशारा दिया, जिसके बाद उसके 7 लोग अंदर आए। उसने उन सभी को कार की चाबियां दे दी और हर एक ने एक अलग कार लेकर अलग अलग दिशा में चल पड़ा। पूरे ऑपरेशन में केवल 3 मिनट का समय लगा। जब तक अलार्म चालू हुआ और पुलिस को संदेश गया, तब तक मारियो और उसके दोस्त कारों के साथ गायब हो चुके थे। लेकिन 7 चोरी की गई कारों में से एक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि कार चोरी की गई है और उन्होंने चोर को गिरफ्तार कर लिया। कार चला रहा शख्स दुर्घटना के बाद पुलिस जांच का सामना कर रहा था। थोड़े से दबाव के साथ उसने अपने साथी चोरों को धोखा दे दिया और पुलिस के साथ सहयोग करने लगा। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो वह जानता था, जिसमें मारियो और डीन के बारे में भी बताया। पुलिस ने कुछ जांचकर्ताओं से बनी एक ट्रैकिंग टीम बनाई और उन्हें डीन को पकड़ने का काम सौंपा, क्योंकि गिरफ्तार चालक से उन्हें पता चला कि वही चोरी का मुख्य संचालक था। वे कुछ समय तक डीन का पीछा करते रहे और आखिर में वह उन्हें यांग के गोदाम तक ले गया। उन्होंने अपनी कारों को गोदाम से दूर खड़ी की और गोदाम के अंदर क्या हो रहा है ये देखने के लिए उसकी निगरानी शुरू कर दी। लेकिन जांचकर्ताओं को ये नहीं पता था कि यांग का दोस्त चाओ गोदाम के पूरे इलाके की निगरानी कर रहा था। उसने तुरंत उन जांचकर्ताओं की कार को देखा जो उनके गोदाम की निगरानी कर रहे थे। जब यांग को इस बारे में पता चला तो वो घबराया नहीं, बल्कि शांत रहा और इस तरह की किसी चीज के लिए तैयार था। उसने गोदाम में अपने काम को इस तरह से डिजाइन किया था कि वो पल भर में गायब हो सके। जांचकर्ता निश्चित रूप से इलाके की निगरानी करने और जितना संभव हो उतना सबूत इकट्ठा करने के बाद ही अंदर घुसते। इस दौरान यांग ने गोदाम में कोई नई कार नहीं लाई, लेकिन कारों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और औजारों के अलावा उसके पास कुछ कारें अभी भी अंदर थीं। इसलिए उसे इन सभी कारों और औजारों को गोदाम से बाहर निकालना था, लेकिन वो निगरानी के दायरे में थे। चिंता न करें, यांग हमेशा की तरह इसे संभाल सकता था। उसने कुछ ट्रकों को गोदाम में लाया और उनमें अपनी सभी कारें और उपकरण लाद दिए। उन ट्रकों को खाने पीने की चीजों से ढक कर रखा ताकि पुलिस को ये लगे कि वो खाना ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर वो एक फूड गोदाम था। इस तरह उसने पुलिस के सामने से ही सारे सामान को निकाल लिया जो सबूत की तलाश में थे। उन्हें नहीं पता था कि सबूत उनके सामने से जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि यांग और उसका गिरोह को उनके बारे में पता था। यांग ने अपने काम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण चीजें निकाल लीं। जब अगले दिन पुलिस निगरानी के लिए आई तो उन्होंने देखा कि कोई भी गोदाम में न तो घुसा है और न ही बाहर निकला है। वे हैरान थे और उसी समय उन्होंने छापा मारने का फैसला किया। उन्होंने अंदर घुसकर तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें समझ आ गया कि गैंग ने निगरानी के दौरान ही उन्हें मात दे दी थी। यांग कभी उनके सामने नहीं आया, इसलिए वे नहीं जानते थे कि वह कौन है या वह कैसा दिखता है। उन्होंने फैसला किया कि पहले जिस शख्स को वे जानते थे, यानी डीन को वापस पकड़ लें। पहले उन्होंने उसे गिरफ्तार करने के बारे में सोचा, लेकिन बाद में उन्होंने उस पर फिर से नजर रखने का फैसला किया। उम्मीद थी कि वे पूरे गिरोह को पकड़ लेंगे या कम से कम उसका एक बड़ा हिस्सा पकड़ लेंगे। वे यह भी जानना चाहते थे कि कारें कहाँ थीं, क्योंकि डीन की निगरानी के दौरान भी उन्हें उनका कोई सुराग नहीं मिला था और वे अभी भी भ्रमित थे। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने डीन के फोन कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उन्होंने कई कॉलों में एक ही सवाल सुना, क्या एजेंट अभी भी निगरानी कर रहे हैं? क्या उन्होंने निगरानी बंद कर दी? वे कब वापस आएंगे? डीन हमेशा जवाब देता था कि उसे नहीं पता। जांचकर्ताओं को लगा कि ये सवाल पूछने वाले लोग डीन के गिरोह के साथी हैं जो गोदाम में थे। 6 महीने की निगरानी के बाद आखिरकार एक अहम शख्स ने डीन से संपर्क किया। ये शख्स केनी था। हम जानते हैं कि यांग का सरनेम केनी है। केनी ने डीन से कहा, मैं वापस आ गया हूं, और बताया कि उसके पास 260 का ऑर्डर है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि 260 क्या है। केनी के शब्द गुप्त थे, जैसे उसे पता था
कि उनकी निगरानी हो रही है। जांचकर्ताओं को शक था कि केनी ही गिरोह का लीडर है और वो चोरी के धंधे को फिर से शुरू करना चाहता है। लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि यांग को वाकई डर था कि उसके फ़ोन की निगरानी की जा रही है। इसलिए वो बातचीत में गुप्त भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कुछ समय के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करने और फिर उन्हें बंद कर देने का फैसला किया ताकि पुलिस नंबर या उसके ठिकाने को ट्रैक न कर सके। उसने अपने गिरोह के सभी सदस्यों को भी बार बार अपना फ़ोन बदलते रहने का आदेश दिया, जिससे जांचकर्ताओं के लिए ट्रैकिंग प्रक्रिया और मुश्किल हो गई। क्योंकि फ़ोन नंबर पर निगरानी रखने के लिए कोर्ट की मंजूरी ज़रूरी थी, इसलिए हर बार कोई अपना फ़ोन बदलता तो उन्हें नई मंजूरी लेनी पड़ती। लेकिन उन्हें ये कैसे पता चलता कि बदलने के बाद उनका नया नंबर क्या है? रहस्य ये था कि वे अभी भी उनके परिवारों के फ़ोन को रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे डीन अपनी पत्नी को फ़ोन करता था, तो जब उसने अपना फ़ोन बदला तो वे उसकी पत्नी के फ़ोन कॉल के ज़रिए उसका नया नंबर खोज सकें। जांचकर्ता ने डीन का नया नंबर पता करने के बाद उन्हें उस पर रिकॉर्डिंग करने के लिए अदालत की मंजूरी मिल गई। फिर डीन के अपने साथियों के साथ फ़ोन कॉल के माध्यम से जांचकर्ता दूसरे नंबरों की पहचान कर सके। यह प्रक्रिया बहुत थका देने वाली थी, लेकिन यह इसके लायक थी। उन्हें उम्मीद थी कि वे बड़ी उपलब्धियां हासिल करेंगे। इस कहानी की शुरुआत से पहली बार जांचकर्ता यांग से एक कदम आगे थे, और जो बात उनके लिए चीज़ों को और भी बदतर बनाती थी वह यह थी कि उनके सहायक उतने सावधान नहीं जितना वह खुद था। उदाहरण के लिए उसका चीनी साथी चाओ बहुत सावधान नहीं था। कभी कभी वह फ़ोन पर भी बात करता था कि वे कहाँ रात के खाने के लिए जाएंगे, इसलिए उनका पता लगाना बहुत आसान था। जांचकर्ताओं ने इस जानकारी का लाभ उठाया और एक चीनी अंडरकवर अधिकारी को उस रेस्टोरेंट में भेजा जहां चाओ और यांग आमतौर पर रात के खाने के लिए जाते थे। पहली बार वे उस सरगना पर करीब से नज़र डाल पाए जो पिछले कुछ वर्षों से उन्हें उलझा रखा था। रेस्टोरेंट में तैनात चीनी अंडरकवर अधिकारी उनकी बातचीत सुन पाया था, जिसमें वे एक नए गोदाम को किराए पर लेने की योजना बना रहे थे। वह यह भी जानने में सफल रहा कि गोदाम कहाँ है। जांचकर्ता तुरंत इस गोदाम पर नजर रखने के लिए चले गए, लेकिन इस बार निगरानी अलग होगी। वे नहीं चाहते थे कि आसपास कोई पुलिस की गाड़ी मौजूद हो। वो नहीं चाहते थे कि वहां पुलिस की कोई मौजूदगी हो। उन्होंने गोदाम के आसपास की इमारतों पर निगरानी कैमरे लगाए जो जगह के हर कोने पर नजर रखते रहते थे। यहाँ तक कि वे गोदाम में जाने वाले एक कंटेनर पर एक जीपीएस डिवाइस भी लगाने में सफल रहे, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि ये कारें कहाँ जा रही हैं। पहली बार स्थिति बदल गई और पुलिस ने खेल का रुख मोड़ दिया। यांग को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, इसलिए वो अपना रोज का काम करता रहा। वो गोदाम में नई नई कारें लाता रहा और चोरी करने के नए नए तरीके भी खोजता रहा। उनमें से एक सबसे चालाक तरीका था पार्किंग गैरेज से कारें चुराना। वहां कार मालिक अपनी चाबियां गार्ड को दे देते हैं ताकि कोई दूसरी कार बाहर निकलना चाहे तो गार्ड उसे हटा सके। मारियो लोपेज, डीन का दोस्त, इन गैरेजों में से एक गार्ड के साथ डील की। उसने गार्ड को बताया कि वे हर उस कार के लिए उसे $500 देंगे जिसे वह उन्हें चुराने देगा। गार्ड के कम वेतन के कारण यह राशि काफी आकर्षक थी, इसलिए उसने हामी भर दी। अब वे गैरेज से एक बार में ढेर सारी कारें चुरा सकते थे। उन्होंने गार्ड से मिलने का इंतजाम किया, उसके पास गए, उससे चाबियां लीं, उसे बांध दिया और गैरेज के अंदर ही छोड़ दिया। बेशक उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो कि गार्ड उनका साथ दे रहा है। फिर वे कई शानदार कारें चुरा कर ले गए। थोड़ी देर बाद एक शख्स गैरेज में आया और गार्ड को बंधा हुआ और जमीन पर पड़ा देखा। उसने पुलिस को फोन किया। जब तक पुलिस गैरेज पहुंची तब तक कारें गोदाम में पहले ही पहुंच चुकी थीं। लेकिन रुकिए, क्या हमने नहीं कहा था कि चोर कार चोरी करने के बाद 2 दिन तक इंतजार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है? दुर्भाग्य से खतरनाक कामों में समय के साथ आदमी लापरवाह हो जाता है। जाहिर तौर पर यांग और उसके गिरोह के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने गैरेज से चोरी की सभी कारों को तुरंत गोदाम में ला दिया, बिना यह सोचे कि उनमें से कोई कार जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस से लैस हो सकती है। कार के एक मालिक ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, इसलिए उन्होंने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया जब तक एक पुलिस अधिकारी अपनी कार से गोदाम पहुंचा। यह अधिकारी स्थानीय पुलिस का था। उसे उस जांच के बारे में नहीं पता था जो चल रही थी। वो नहीं जानता था कि कुछ जांचकर्ता इस गिरोह की निगरानी कर रहे थे, इसलिए वह गोदाम गया और सामान्य रूप से अंदर जाना चाहता था। वो बस यह जानना चाहता था कि इस जगह क्या हो रहा है जहां से जीपीएस सिग्नल आ रहे थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि पूरे अमेरिका में सबसे बड़ा कार चोरी गिरोह इस जगह से ऑपरेट कर रहा है। दूसरी ओर
जांचकर्ता निगरानी कैमरों के माध्यम से इलाके की निगरानी कर रहे थे। जब उन्होंने पुलिस अधिकारी को देखा तो उन्हें पता चल गया कि उनका ऑपरेशन बर्बाद होने वाला है। पुलिस अधिकारी के गोदाम पहुंचने से पहले उसे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते थे। जब पुलिस अधिकारी गोदाम में घुसने ही वाला था, अंदर मौजूद कर्मचारी अचानक भागते हुए बाहर आ गए। निश्चित रूप से उन्होंने उसे अपने निगरानी कैमरों से देखा था। जब जांचकर्ताओं ने कर्मचारियों को भागते हुए देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। गिरोह को पकड़ने के लिए हस्तक्षेप करने का यही सही समय था। दूसरा मौका नहीं था। उन्होंने गोदाम के अंदर मौजूद कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यांग, जिसे वे केनी के नाम से जानते थे, वहां नहीं था। उन्हें पता था कि अगर उसे खबर मिल जाती है तो वह फिर से भाग जाएगा। सौभाग्य से वे पिछले कुछ समय से उसकी निगरानी कर रहे थे और उसके घर का पता लगाने में सफल रहे थे, इसीलिए पुलिस बल हर समय उसे दूर से निगरानी कर रहा था। जब गोदाम के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया तो केनी की निगरानी कर रहे पुलिस बल को तुरंत आगे बढ़ने और उसे गिरफ्तार करने का आदेश मिला। उस रात जब केनी घर से बाहर निकल रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उन्हें उसकी असली पहचान पता चल गई। उसका असली नाम केनी नहीं बल्कि मिन जिनयांग है। उन्हें पता चला कि वह चीनी सेना में मिलिट्री इंटेलिजेंस का हिस्सा रहा है। उसी क्षण वे समझ गए कि इस आदमी ने उन्हें इतने सालों तक क्यों उलझाया था। दुर्भाग्य से वे यह निर्धारित करने में असमर्थ रहे कि कारें कहाँ जा रही हैं, क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई उनके नियोजित समय से पहले हुई थी। उनके पास यह जानने का कोई मौका नहीं था कि ये कारें कहाँ जा रही हैं या उन्हें कहाँ बेचा गया था। आखिरकार यांग को एंटरप्राइज भ्रष्टाचार का दोषी करार दिया। ऐसा लगता है कि वे उस पर कार चोरी का आरोप नहीं लगा पाए, क्योंकि वह उन्हें अकेले नहीं चुरा रहा था। हालांकि पिछले 10 सालों में उसने हजारों कारें चुरा ली थीं और अनुमान लगाया गया था कि उसका मुनाफा $40 मिलियन से अधिक होगा, जो आज के हिसाब से $75 मिलियन के बराबर है। उसे केवल 10 साल की सजा सुनाई गई थी। सोचिए, पुलिस को उस पैसे का $1 भी नहीं मिला, क्योंकि उसने उसे अमेरिका में नहीं रखा था बल्कि चीन में रखा था। आखिरकार यांग पुलिस से लड़ाई जीत गया और यह पता चला कि वह उनसे ज्यादा होशियार था। भले ही उसने अंत में एक गलती की जिसने पुलिस को उसे पकड़ने में मदद की। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।